अफगानिस्तान को कभी फतह नहीं किया जा सकता, ये सच है या फिर महज एक मिथ। वहीं पाकिस्तान से नफरत करते नजर आते हैं। इंसान हमारा दुश्मन है, उस तरफ तुम मारो इस तरफ मैं मारता है। सन 1842 में 16,500 का ब्रिटिश इंडियन लश्कर काबुल से वापस जाते हुए पूरा का पूरा तबाह हो गया और सिर्फ एक शख्स डॉक्टर विलियम ब्रेडन ही जिंदा जलालाबाद तक पहुंच पाया। सोवियत अफगान जंग के बाद मुजाहिदीन आपस में ही लड़ने लगे। अफगान तालिबान ने जहां 2000 में अफीम की काश्त पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी, फिर अगले चंद सालों में वो रिकॉर्ड सतह तक कैसे पहुंच गई। Opium, which accounts for 7% of Afghanistan's GDP, and that proportion will grow now. मोदी और बीजेपी जहां मुसलमानों से नफरत करते नजर आते हैं, घुसपैठियों को बांटेंगे। वहीं अफगानिस्तान से उनके ताल्लुकात मजबूरियां या मुनाफकत, चलिए समझते हैं। अफगानिस्तान के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अफगानिस्तान सुपर पावर्स के लिए इतना जरूरी है क्यों? क्योंकि कभी बरतानिया हमला करता है तो कभी सोवियत यूनियन और यूएसए। एक्चुअली बात कुछ यूं है कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच एक गेटवे है। यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि जो इंडिया, ईरान, रशिया या चाइना तक पहुँचना चाहता है तो उसे अफगानिस्तान से गुजरना ही पड़ेगा। ये ख्याल कि अफगानिस्तान कभी फतह नहीं किया जा सकता, ये महज एक मिथ है। लेकिन इस मिथ के पीछे की कहानी को समझना भी जरूरी है। हम ज्यादा दूर नहीं जाते, बस 2 ही सदियां पीछे की हिस्ट्री को उठाते हैं, जहां 1839 में बरतानिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया और उसे कंट्रोल में ले लिया, जहां उन्होंने शुजा को अपना पुपेट बादशाह बनाया। लेकिन वहीं अफगान कबाइल ने एक बड़ी गुरिल्ला जंग शुरू कर दी। आखिर थक हार कर बरतानिया ने अपने बच्चे कूचे 16,500 सिपाहियों को वापस बुला लिया। लेकिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इस लश्कर में से सिर्फ एक ही शख्स जिंदा जलालाबाद तक पहुँच पाया, बाकी सारे रास्ते में मारे गए। बरतानिया ने दोबारा 1878 में अफगानिस्तान पे चढ़ाई की, लेकिन इस बार डायरेक्ट रूल करने की बजाय उसे बफर स्टेट बनाना ही बेहतर समझा। बफर स्टेट को जान ले कि ये मैच 2 दुश्मन स्टेट्स के दरमियान एक प्रोटेक्शन वॉल के तौर पे काम करती है। बरतानिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस वक्त रशिया की साउथवर्ड एक्सपेंशन को रोकना चाहता था। एक बार फिर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो ना कर सका। जहां 10 साल की जंग में 15,000 सोवियत सोल्जर्स मारे गए, वहीं लाखों अफगानी शहीद या बेघर हो गए। तीसरी बार 9/11 के बाद अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान को फतह करना चाहा, लेकिन 20 साल बाद $2.3 ट्रिलियन के खसारे और 2500 सिपाहियों के नुकसान के बाद वो भी वहां से निकल गया। ये शॉर्ट सी हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान को फतह तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल करना करीब नामुमकिन है। उसकी बड़ी वजह वहाँ के पथरीले पहाड़ और रफ जमीन है, जो कि अफगानिस्तान का 70% हिस्सा बनता है। ये हिंदू कश के पहाड़ गुरिल्ला वार के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। छोटी छोटी कबाइल जमातें इन पहाड़ों में छुप के बड़ी बड़ी फौजों को नाकाम कर सकती हैं। दूसरा, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ जमीन है और समंदर तक कोई सीधा रास्ता नहीं है। यही वजह है कि बाहर से हेल्प या सप्लाई का पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कबायली कल्चर है और बहुत से ट्राइब और सब ट्राइब्स हैं जिनके अपने अपने सरदार हैं। यही वजह है कि सारे ट्राइब्स को एक पेज पे लाना, और वो भी किसी हमलावर मुल्क के लिए करीब नामुमकिन है। 1979 में सोवियत यूनियन के हमले में जहां इन ट्राइब्स के मुजाहिदीन लड़ रहे थे, वहीं यूएसए, पाकिस्तान, चाइना भी इन मुजाहिदीन को फाइनेंशियली और वेपन की मद में सपोर्ट कर रहा था। State-of-the-art American-made stingers to the Mujahideen. Washington was making plain that America was directly involved in the Afghan war. लेकिन सोवियत यूनियन के निकलने के बाद हर ट्राइब के अपने ही लोकल कमांडर आपस में लड़ने लगे, और वजह थी बाहर की फाइनेंशियल एड का बंद होना। यही टाइम था जब मुल्ला उमर नामी एक किरदार दुनिया की नजर में आया। वो कुछ यूं था कि मुल्ला उमर ने मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी थी, जिसमें उसकी एक आंख भी जाया हो गई थी। लेकिन सोवियत यूनियन के जाने के बाद वो कंधार के एक मदरसे में पढ़ाने लगा। उन्हीं दिनों उसे खबर मिली कि मकामी कमांडर 2 लड़कियों को जबरदस्ती उठा के अपने कैंप ले गया है। मुल्ला उमर अपने 30 शागिर्दों के साथ 16 राइफल्स लेके उनसे लड़ने निकल पड़ा। उसने उस मकामी कमांडर
को सरेआम लटका दिया, जिससे लोगों की एक बड़ी तादाद ने मुल्ला उमर को अपना लीडर बनाना शुरू कर दिया और धड़ाधड़ लोग उसके मदरसे में एज ए तालिब यानी शागिर्द इनरोल्ड होने लगे। यूं कंधार में एक नई तहरीक उभरी जिसका नाम रखा गया तालिबान यानी कि तालिब इल्म। तालिबान ने 1994 में कंधार पे कब्जा किया और फिर 27 दिसंबर 1996 में काबुल पे अपनी हुकूमत कायम की और शरीयत नाफिज कर दी गई। औरतों के लिए तालीम पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। म्यूजिक, टीवी, सिनेमा बंद, सरेआम फांसी आम कर दी गई। इस खाना जंगी के दौरान अफगानिस्तान एक बुरी लत में पड़ चुका था और वो थी अफीम की काश्त और वो इससे बड़ा माल बना रहे थे। लेकिन मुल्ला उमर ने जुलाई 2000 में अफीम की काश्त पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी और तालिबान ने इसे सख्ती से मॉनिटर करना शुरू कर दिया। Thousands of addicted men are being rounded up and sent for treatment. लेकिन 9/11 के बाद जहां अमेरिका और नेटो ने तालिबान की हुकूमत गिरा दी, वहीं यूएन और एकेडमिक्स रिपोर्ट के मुताबिक अफगानियों को इस लत पे दोबारा लगा दिया। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 के बाद यूएस बैक गवर्नमेंट और लोकल कमांडरों ने अफीम की पैदावार को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के तौर पे इस्तेमाल किया। मोदी और बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, यानी उनका मेन फोकस इंडिया के अंदर हिंदू आइडेंटिटी और मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ बयानबाजी पर है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? उनका टारगेट मेनली इंडियन, मुस्लिम और पाकिस्तान होता है, जिसे वो अपनी डोमेस्टिक सियासत के लिए यूज करते हैं। अफगानिस्तान से मोहब्बत असल में पाकिस्तान को काउंटर करना है। अगर वो अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखे तो वो दो तरफ से पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड कर सकता है, ईस्ट से खुद और वेस्ट से अफगानिस्तान से, और दूसरा ट्रेड पर्सपेक्टिव से सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए पाकिस्तान से गुजरना मुश्किल है, तो इसलिए वो ईरान के चाबार पोर्ट और अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया का ट्रेड रूट बनाना चाहता है। इंडिया अफगानिस्तान में इस वक्त $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग, सलमान डैम और बहुत से हॉस्पिटल, रोड और स्कूल भारत के पैसों से बनाए गए हैं। जहां अफगान लोग भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वहीं पाकिस्तान से नफरत करते नजर आते हैं। इंसान हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। तुम क्यों? आप एक रोड बना लो जहाँ हम दोनों मिल सकते। हम दोनों मिल सकते हैं। उस तुम मारो, इस तरफ हम मारता है। इंसान दुनिया से गुम करता है। कोशिश करो, तुम्हारा इरादा को बताओ कि अफगानिस्तान तुम्हारा साथ है। इस नफरत को समझने के लिए इन 5 बुनियादी पॉइंट्स को समझना होगा। 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक लाइन खींची गई थी, जिसे डोरंट लाइन कहा गया। पाकिस्तान बनने के बाद वो लाइन उसी जगह कायम रही, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इस लाइन ने पाकिस्तान कबायली इलाकों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आधे पाकिस्तान में और आधे अफगानिस्तान में। इसलिए अफगानिस्तान के लोग समझते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने 1979 में सोवियत हमले के दौरान अफगान मुजाहिदीन की मदद की। यही वजह कि बहुत से अफगान ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनकी सियासत में दखलंदाजी करता है। 1979 में करीब 30 से 40 लाख अफगानियों को पाकिस्तान ने पनाह दी, लेकिन एक लंबी मुद्दत तक रहने की वजह से कल्चरल और इकोनॉमिक टेंशन पैदा हो गई, जहां बहुत से पाकिस्तानी उनको बोझ समझते हैं। वहीं अफगानी गिला करते नजर आते हैं कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता रहा। जहां अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट उनके मुल्क में घुस के हमले करते हैं, वहीं पाकिस्तान का कहना है कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान पे हमला करती है। और नंबर 5, आज की डेट में सबसे आसान और खतरनाक वेपन प्रोपेगेंडा। दोनों मुल्कों में मीडिया और सियासी बयानात लोगों के जज्बात पे जलती पे तेल का काम करते हैं। इन शॉर्ट, अफगानिस्तान जहां अपने पेचीदा स्ट्रक्चर और लोकल ट्राइब्स की सरदारी और कबायली निजाम की वजह से कभी भी मुकम्मल फतह नहीं किया जा सकता, वहीं इस मुल्क में अमन हमेशा से एक सवालिया निशान है।